आज है 25 मार्च बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। पहले आज के हरकारा की खास खबरें। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग की पुष्टि से पहले ही 79 लाख फर्जी वोटर हटाने का दावा कर दिया है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग और केंद्र पर जनता के संवैधानिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। इसी बीच सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बेगवाड़ा विल्सन ने सरकार को घेरा है, जबकि पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथ ने अपने इस्तीफे पर हो रही देरी को उत्पीड़न करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं और मध्य पूर्व में ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी शर्तें रख दी हैं। आज के इस बुलेटिन में हम इन तमाम खबरों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की चुनौतियों और असमिया कलाकार जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े नए खुलासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीटीआई की खबर के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 79 लाख फर्जी नाम हटा दिए गए हैं। पूर्वा मेदिनीपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के कारण यह संभव हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने भविष्यवाणी की है कि इन फर्जी नामों के हटने से भाजपा को आगामी चुनावों में 177 से अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा फर्जी मतदाताओं पर निर्भर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा नेता के पास यह विशेष संख्या कहां से आए। अधिकारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी तो डिनर परोसा जाना बाकी है, जिसका अर्थ है कि अभी और नाम हटाए जा सकते हैं। द टेलीग्राफ ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में हो रही देरी को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी की रैलियों में ममता बनर्जी ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक अंतिम मतदाता सूची पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर लोगों के वोट देने के अधिकार को छीन रहे हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जिन 27 लाख मतदाताओं के नाम पहली पूरक सूची से हटाए जाने की चर्चा है, उनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यह कदम आगे चलकर एनआरसी लाकर नागरिकता छीनने की एक साजिश हो सकता है। गजाला अहमद की रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेगवाड़ा विल्सन ने सीवर और सेप्टिक टैंकों में हो रही मौतों को राष्ट्रीय शर्म बताया है। जंतर मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में विल्सन ने दावा किया कि अकेले साल 2025 में 120 से अधिक सफाई कर्मियों की मौत हुई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मौतों के आधिकारिक आंकड़ों को जानबूझकर कम करके दिखाया जा रहा है। विल्सन ने कहा कि ये मौतें दुर्घटनाएं नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता के कारण हुई हत्याएं हैं जिन्हें रोका जा सकता था। उन्होंने मांग की कि खतरनाक सफाई कार्य को पूरी तरह मशीनीकृत किया जाए और जवाबदेही तय की जाए। प्रदर्शन में उन परिवारों ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने सीवर सफाई के दौरान अपने अपनों को खो दिया है। मकतूब मीडिया से बात करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की अपील की है। गोपीनाथ ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में इस्तीफा दिया था, लेकिन 6.5 साल बीत जाने के बाद भी उनका इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। गोपीनाथ का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है ताकि वे न तो किसी अन्य पेशे में जा सकें और न ही चुनाव लड़ सकें। उन्होंने इसे शुद्ध उत्पीड़न और बंधुआ मजदूरी के समान बताया है। गोपीनाथ वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी भी सेवा में होने के कारण वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। द टेलीग्राफ में प्रकाशित अपने लेख में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अनुच्छेद 326 के महत्व पर जोर दिया है। कुरैशी ने तर्क दिया है कि मतदान का अधिकार कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक संवैधानिक वादा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक देरी या सत्यापन प्रक्रिया के नाम पर किसी भी पात्र नागरिक को वोट देने से वंचित करना असंवैधानिक है। कुरैशी ने सुझाव दिया कि यदि लाखों मतदाताओं के नाम अभी भी निर्णय प्रक्रिया के अधीन हैं, तो चुनाव पुरानी वैध सूची के आधार पर कराए जाने चाहिए या उन्हें अस्थायी रूप से वोट देने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि समावेश की गलती निष्कासन की गलती से बेहतर है, क्योंकि एक बार वोट देने का मौका छूट गया तो वो नुकसान अपूरणीय है। मनोज आनंद की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी असम के कोकराझार में गोमांस मिलने के शक में भारी तनाव पैदा हो गया है। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये घटना सलाकाटी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले नंबर 3 नयाशारा गांव में हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। परन बालकृष्णन के अनुसार चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना तीसरा अनुसंधान पोत शियान 6 तैनात कर दिया है। ये जहाज सुंडा जलडमरू मध्य के रास्ते भारत के पास के जलक्षेत्र में दाखिल हुआ है और इसका गंतव्य मालदीव बताया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि ये जहाज समुद्र तल की मैपिंग और खनिज खोज के बहाने पनडुब्बी मार्गों की टोह लेते हैं। चीन के पास इस समय प्रशांत और हिंद महासागर में लगभग 50 ऐसे जहाज सक्रिय हैं, जबकि भारत के पास केवल 10 से 12 जहाज़ों का छोटा बेड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन जहाज़ों द्वारा जुटाया गया डेटा युद्ध की स्थिति में चीनी नौसेना को रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईएएस के 1300 और आईपीएस के 505 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसके अलावा भारतीय वन सेवा में भी 1029 पद खाली हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन पदों को भरने के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है और वर्तमान में कोई बैकलॉग रिक्ति नहीं है। लाइव लॉ में अमीषा श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक सर्वे में महिला वकीलों की स्थिति को लेकर चिंताजनक खुलासे हुए हैं। सर्वे में शामिल 81% से अधिक महिला वकीलों ने माना कि उनकी पेशेवर यात्रा पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कठिन रही है। रिपोर्ट के अनुसार 16% महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना किया है और 57% को शिकायत के बाद विरोध झेलना पड़ा। इसके अलावा 72% महिलाओं का मानना है कि जेंडर के कारण उन्हें नेटवर्किंग के समान अवसर नहीं मिलते। सर्वे ने सुझाव दिया है कि अदालतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम प्रतिनिधित्व और बाल देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। स्पर्श उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने नाबालिग पीड़ितों के व्यवहार को असामान्य पाया क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के बजाय एक अजनबी को घटना की जानकारी दी थी। अदालत ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद समाचार चैनलों ने पीड़ितों का इंटरव्यू लिया, जो कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय होने से पहले पॉक्सो कानून के तहत दोष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने मामले की विसंगतियों को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी से बात करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल ने ईरान और इजरायल युद्ध पर बेबाक राय रखी है। पटेल का कहना है कि यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बहाली के लिए ईरान की नैतिक जीत की दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि हम एक अपार्थाइड स्टेट का साथ दे रहे हैं। पटेल ने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था और वहां काम करने वाले 1 करोड़ भारतीयों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह युद्ध वैश्विक न्याय के खिलाफ है। ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल के अनुसार मथुरा में फरसा बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर दास की मौत को लेकर फैलाया गया गौ तस्करी का नैरेटिव पूरी तरह गलत साबित हुआ है। पुलिस ने साफ किया है कि उनकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी, जहां घने कोहरे के कारण एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद कुछ संगठनों ने इसे हत्या और गौ तस्करी से जोड़कर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मथुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि जिस ट्रक से हादसा हुआ उसमें किराने का सामान और तार लदे थे, न कि गोवंश। न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने ट्रंप के 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि वे अपनी शर्तों पर ही युद्ध समाप्त करेंगे, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य पर संप्रभुता और युद्ध के नुकसान का मुआवजा शामिल है। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हथियार उद्योग को नष्ट करने के लिए 48 घंटे का विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। इस तनाव के बीच कुवैत और सऊदी अरब में भी ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध के और लंबे खींचने के संकेत मिल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्टर मान लुबेल के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 31 मार्च तक बजट पारित न होने की स्थिति में इजरायल में दोबारा चुनाव हो सकते हैं, जहां सर्वेक्षणों के अनुसार नेतन्याहू की स्थिति कमजोर दिख रही है।
युद्ध की वजह से इजराइल को हर हफ्ते 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नेतन्याहू राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कट्टरपंथी दलों को भारी फंड दे रहे हैं। इसके साथ ही उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले भी उनकी राजनीतिक राह को कठिन बना रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन विधेयक 2026 को वापस लेने की मांग की है। पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा कि यह विधेयक लैंगिक स्वनिर्धारण के अधिकार को छीनता है, जो 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। समिति ने मांग की है कि किसी भी बदलाव से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय से व्यापक सलाह ली जानी चाहिए। यह विधेयक मेडिकल बोर्ड की मंजूरी को अनिवार्य बनाता है, जिसे समुदाय ने अपनी पहचान के लिए एक बड़ा झटका बताया है। इंडियन एक्सप्रेस और स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर की अदालत में असमिया सुपरस्टार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। गवाहों ने बताया कि जुबीन काफी थके हुए थे और उन्होंने यॉट से पानी में उतरने से पहले लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया था। सिंगापुर के अधिकारियों ने मौत का कारण डूबना बताया है और किसी भी साजिश से इनकार किया है। हालांकि असम पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन शराब पिलाई गई थी। यह मामला अब सिंगापुर की दुर्घटना जांच और असम पुलिस की साजिश की थ्योरी के बीच उलझ गया है। आज के लिए समाचार पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।